नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में। ग्रुप थ्योरी की क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब ग्रुप। हम सब ग्रुप की डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम जी कोई ग्रुप इमेजिन कर लेते हैं। जी मान लिया कि कोई ग्रुप है, एच जी का कोई सबसेट है और इस प्रकार से है कि एच नॉन एम्प्टी हो, यानी एच में कम से कम एक अवयव हो, तब ये एच इस ग्रुप जी का सब ग्रुप कहलाता है। अगर एच भी जी पर लागू होने वाली संक्रिया के लिए ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। तो इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। Let H be a non-empty subset of group G, then H is said to be सबग्रुप ऑफ जी। तब एच जी का सबग्रुप कहलाता है। इफ एच इटसेल्फ इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी, यानी जी जिस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप है उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए एच भी ग्रुप होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले देखो जेड प्लस, जो कि पूर्णांकों का योजित ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। क्यू प्लस भी एक ग्रुप होता है, आर प्लस भी एक ग्रुप है, सी प्लस भी एक ग्रुप है। Q डिनोट करता है रेशनल नंबर के सेट को, R डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर, C डिनोट करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चारों ग्रुप हैं और इस प्रकार से हैं कि Z जो है वो Q का सबसेट है, Q R का सबसेट है और R C का सबसेट है। तो Z है वो Q का सब ग्रुप होगा, Q R का, Q C का भी सब ग्रुप होगा। इस बात को लिख देते हैं। Z प्लस इज सबग्रुप ऑफ Q प्लस, यानी Z प्लस जो है वो Q प्लस का सबग्रुप होता है। Q प्लस की बात करें तो ये सबग्रुप होता है R प्लस का। R प्लस भी सबग्रुप होता है C प्लस का। ठीक है, इस प्रकार से Z R प्लस का भी सब ग्रुप होगा, C प्लस का भी होगा। ठीक है ना, यानी ग्रुप होना चाहिए सेम बाइनरी ऑपरेशन के लिए और कंडीशन है कि वो सबसेट भी हो। तो ये कुछ हमने स्टैंडर्ड एग्जांपल पढ़ लिए। इसके बाद स्टूडेंट हर ग्रुप के एटलीस्ट दो सब ग्रुप तो एग्जिस्ट करते ही हैं। सभी ग्रुप के एटलीस्ट दो सब ग्रुप तो एग्जिस्ट करते हैं। कंडीशनल है, कंडीशन ये है कि उस ग्रुप का ऑर्डर 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एवरी ग्रुप हैज एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स इफ ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। प्रत्येक ग्रुप, यानी मैं लिख देता हूं कंडीशन, यानी अगर जी का ऑर्डर 2 या 2 से अधिक है देन ग्रुप जी हैज एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स, यानी प्रत्येक वह ग्रुप जिसकी कोटि 2 या 2 से अधिक हो उसके कम से कम 2 सब ग्रुप होते हैं। वो 2 सब ग्रुप कौन से हैं? पहला तो होता है उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट, एक होता है
वो ग्रुप सेल्फ, तो लिख सकते हैं इट जी इट सेल्फ, यानी वो ग्रुप स्वयं। ये दोनों जो सब ग्रुप होते हैं किसी भी ग्रुप के, ये कहलाते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ये किसी भी ग्रुप के दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं। हिंदी में इनके और भी नाम हैं, विषम सब ग्रुप यानी कि विषम उपग्रुप कह सकते हैं, अनुचित, अवास्तविक, ठीक है, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। इन दोनों के अलावा जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सब प्रॉपर, सम, उचित या वास्तविक सब ग्रुप कहलाते हैं। इसका अपन एग्जांपल इंक्लूड करेंगे अभी, तो लिख दीजिए उपग्रुप ई तथा स्वयं जी के अलावा सभी उपग्रुप उचित या वास्तविक उपग्रुप कहलाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए एक ग्रुप कंसीडर कर रहा हूं, 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। ये जो होता है ये डॉट बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप होता है। अब आपके सामने मैं लिख रहा हूं एक तो H1, उस H1 में मैं सिर्फ इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ही ले रहा हूं। एक मैंने ले लिया H2 जिसमें मैं ये चारों एलिमेंट ले रहा हूं। एक मैंने ले लिया H3, उसमें मैंने ले लिया 1 और -1। अब मेरा कहना है कि ये तीनों जो है वो जी के सब ग्रुप है, क्योंकि डॉट बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये तीनों ही ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। तो इन दोनों में से ये दोनों जो है, इन तीनों में से 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, तो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला हो गया, ये वो स्वयं हो गया। तो ये दोनों तो कहलाते हैं इसके इम्प्रॉपर सब ग्रुप। 1 - 1 भी डॉट के लिए ग्रुप होता है, H3 भी इसका सबसेट है, ये कहलाता है इसका प्रॉपर सब ग्रुप, या इसको कह सकते हैं उचित या वास्तविक। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद इसकी कुछ गुण धर्म हम लिख देते हैं, कुछ विशेषताएं हैं। तो हेडिंग होगी अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप्स, उपग्रुप की विशेषताएं। नंबर 1, यदि Hg का सब ग्रुप है तो H का आइडेंटिटी एलिमेंट भी वही होगा जो G का आइडेंटिटी एलिमेंट है। H में किसी अवयव का प्रतिलोम यानी कि इनवर्स एलिमेंट भी वही होगा जो G में उस एलिमेंट का प्रतिलोम है। किसी अवयव की कोटि भी वही संख्या होगी जो G में किसी अवयव की कोटि है। साथ ही H = H इनवर्स भी होगा और H × H भी H होगा। तो ये कुल 4 गुणधर्म है। तो यहां लिख देता हूं, इफ H इज सब ग्रुप ऑफ G, अगर H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप है देन, तो कुछ गुणधर्म है वो नोट कर रहे हैं। H में तत्समक अवयव भी वही होगा जो ग्रुप G में तत्समक अवयव है। H में किसी अवयव A का प्रतिलोम अवयव
वही होगा जो ग्रुप जी में ए का प्रतिलोम है। एच में किसी अवयव ए की कोटि वही होगी जो ग्रुप जी में अवयव ए की कोटि है। मतलब ये सब चीजें चेंज नहीं होती हैं, ये एचटीजी रहती हैं। जो रूल जी पे लागू हो रहा है वही एच में होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों में सेम होगा, किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी दोनों में सेम होगा, और किसी अवयव का ऑर्डर दोनों के अंदर सेम होगा। लास्ट है H इक्वल टू एच इनवर्स होगा, साथ ही H इंटू एच को भी H ही लिखा जाता है। ठीक है ना। तो ये कुल 4 प्रॉपर्टीज हो गई सब ग्रुप्स की, सब ग्रुप की विशेषताएं। आप इसको नोट कर ले, भले ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद स्टूडेंट हम कुछ सब ग्रुप के स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो हेडिंग होगी उपग्रुप के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सब ग्रुप्स। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला है वास्तविक संख्याओं का योजित ग्रुप, एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं R प्लस से। वो सम्मिश्र संख्याओं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं के योजित ग्रुप, एडिटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोट करेंगे C प्लस से। क्या होता है इसका? उपग्रुप होता है, यानी कि सब ग्रुप होता है। क्या बात ध्यान देनी है कि दोनों ग्रुप की कंडीशंस को फॉलो करने चाहिए, और R जहां C का सबसेट है। दूसरा आप ले सकते हो इसमें गुणात्मक या गुणात्मक ग्रुप। इसको आप ऐसे समझ लो कि अवयव इसमें मैंने ले लिया 1 और -1, बाइनरी ऑपरेशन ले लिया डॉट। ठीक है ना। ये तो दोनों इसमें अवयव है, ये इसकी बाइनरी ऑपरेशन है। गुणात्मक ग्रुप, दूसरे गुणात्मक ग्रुप जिसमें अवयव है 1 -1, आयोटा माइनस आयोटा, बाइनरी ऑपरेशन है डॉट का उपग्रुप होता है। इसके बाद स्टूडेंट आप ले सकते हैं समुच्चय लिखूं तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि संक्रिया वही सेम होगी। देखो इसमें दोनों में डॉट है, इन दोनों में प्लस है। समुच्चय ले लिया मैंने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये सम्मिश्र संख्याओं और उनमें भी अशून्य, सम्मिश्र संख्याओं C नोट मल्टीप्लाई, लिख देता हूं अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का गुणात्मक ग्रुप। के गुणात्मक ग्रुप C नोट मल्टीप्लाई का उपग्रुप होता है। अब आप सोचेंगे ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। सारे के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस तरह से होते हैं कि इनकी वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स ही होती है।
ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसको सोल्व करने पे ओमेगा के जो रूट्स मिलते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, तो ये इसका सब ग्रुप होता है। इसके अलावा स्टूडेंट आप ले सकते हैं समुच्चय ए प्लस आयोटा बी, जहां ए बी जो है वो परिमेय संख्याओं में से एग्जिस्ट कर रही है, रेशनल नंबर है। समुच्चय सम्मिश्र संख्याओं के योजित ग्रुप सी प्लस का उपग्रुप होता है। इन शॉर्ट बताऊंगा सभी को प्रॉपर्टीज प्रूव करते हुए। तो कुल 4 एग्जाम्पल तो मैंने आपके सामने लिखवा दिए हैं स्टैंडर्ड, और भी लेंगे हम। 5वां एग्जाम्पल है, 5th एग्जाम्पल है इसमें कि समुच्चय 1,1,2 ये जो है ये क्रमचों के ग्रुप को डिनोट कर रहा है। फिलहाल ये समुच्चय है, तो समुच्चय 1,1,2 सममित ग्रुप S3 का उपग्रुप होता है। तो मैंने लगभग सभी तरह के इसमें एग्जाम्पल्स रख दिए हैं। ये 1,1,2 ये जो 1 है ये डिनोट करता है आइडेंटिटी एलिमेंट को। इसका मतलब है एक ऐसा क्रमचय, क्योंकि S3 में से लिया है तो इस 1 का मतलब होता है 1 2 3। इस एलिमेंट का मीनिंग है 1 2 3। नीचे भी लिख देता हूं मैं, ये जो अवयव है 1 इसका मीनिंग है 1 2 3 अगर है, क्योंकि S3 में से है तो ये होंगे 1 2 3। उस 1 2 एलिमेंट का मीनिंग है 1 2 3, तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 3 की इमेज 3। तो ये 2 एलिमेंट है उस समुच्चय में। और S3 के अंदर टोटल एलिमेंट होते हैं 3 फैक्टोरियल, मैंने आपको बताया था टोटल है 6 एलिमेंट। तो वो तो क्योंकि सममित ग्रुप हमने परम्यूटेशन ग्रुप की क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना, प्रीवियस क्लास में आप देख सकते हैं। ये तो गुणा संक्रिया मतलब यहां होती है संयुक्त फलन की संक्रिया, उसके लिए ग्रुप होते ही हैं। अगर आप इन 2 एलिमेंट को रखते हैं तो ये भी ग्रुप की चारों कंडीशन को फॉलो कर देंगे। तो कुल मैंने आपको 5 एग्जाम्पल स्टैंडर्ड लिखवा दिए हैं। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी लेंगे हम इसमें, उसे देखते हैं। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बनता है वो पूर्णांकों के योजित ग्रुप से बनता है। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि Z प्लस पूर्णांकों का योजित ग्रुप है, तब इसके उपग्रुप निम्न होंगे। अब इसके उपग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं वो देखो, मैं H1 से डिनोट कर रहा हूं। पहला ले लिया मैंने जैसे H1, तो उसमें तो मैंने इसका आइडेंटिटी एलिमेंट रख लिया। प्लस के लिए आइडेंटिटी होता है 0, बाइनरी ऑपरेशन क्या है प्लस, ठीक है। H2 मैंने ले लिया एज इट इज, यानी कि Z प्लस। H3 मैंने रख लिया 2Z प्लस। H4 मैंने रख लिया 3Z प्लस। ये सारे जो हैं ये Z प्लस के सब ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं वो समझाता हूं। इस प्रकार से आप बढ़ते जाओगे तो लास्ट तक आपको क्या मिल जाएगा NZ प्लस। तो n अगर कोई भी पूर्णांक है उसके लिए NZ प्लस Z प्लस का हमेशा सब ग्रुप होता है। तो एंड में लिख देना है अर्थात NZ प्लस ग्रुप Z प्लस का उपग्रुप होता है।
ठीक है, जहां n कोई पूर्णांक है, n भी क्या है वहां पे कोई पूर्णांक है। अब समझो इस z प्लस में एलिमेंट कौन आ जाते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश सो ऑन। इस 2z प्लस में कौन आ जाता है, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, यानी कि सारे सम पूर्णांक इंक्लूडिंग 0। 3z प्लस में -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9। अब आप देखना इनमें से किसी भी दो पूर्णांकों को जोड़ोगे इसी सेट में मिलेगा। साचर्यता इसमें हमेशा डिफाइन होती है। तत्समक अवयव 0 है जो सभी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 1 का इनवर्स -1, 3 का -3, -6 का 6, -4 का 4, -9 का 9। इस तरह से सारी चारों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये हमेशा सब ग्रुप होते हैं, ये Z प्लस के सब ग्रुप होते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट है NZ प्लस। n कोई भी पूर्णांक हो तो उसके मल्टीप्लाई के लिए हमेशा सब ग्रुप का निर्माण करते हैं। ओके, इसके बाद सब ग्रुप की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम है लाग्रांज प्रमेय। इसको हम डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चन बनता है। लगभग ग्रुप थ्योरी के हर कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन बनता है। तो अगला हमारा टॉपिक है लाग्रांज प्रमेय। लाग्रांज थ्योरम। इसका मतलब यह है कि किसी भी परिमित ग्रुप के जितने उपग्रुप पॉसिबल हैं उन सभी की कोटि का उस ग्रुप की कोटि में डिवाइड जाता है। सिंपली कहूं तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। किसी भी सब ग्रुप H का ऑर्डर G के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, प्रत्येक या इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं, किसी परिमित ग्रुप G के प्रत्येक उपग्रुप H की कोटि ग्रुप G की कोटि का भाजक होती है। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज कहूं तो आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ये देखो ऑर्डर ऑफ H हमेशा ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करती है। सबसे सिंपल आप ये कह सकते हो। अब इस लाग्रांज प्रमेय के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसी का एक एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे। यानी आपको अगर ये दे रखा है इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 7 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। यानी किसी ऑर्डर का, किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर 7 है तो उसमें कुल उपग्रुपों की संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें सिर्फ 1 का डिवाइड जाएगा या 7 का। तो दो ही ऐसे नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर हमें पता चल गया ना कि इसमें उपग्रुप कितने पॉसिबल हैं, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और एक खुद पूरा ग्रुप। ठीक है ना, तो दो ही पॉसिबल है। तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हो जाएंगे, 2। कौन कौन होंगे इसका भी हमारे पास जवाब है। एक तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा G इटसेल्फ, वो ग्रुप खुद हो जाएगा। दो ही पॉसिबल है क्योंकि डिवाइड जाना जरूरी है। अब 1 से 7 के बीच में सिर्फ 2 ही नंबर है जो 7 को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो 2 ही पॉसिबल है। और क्योंकि ऑर्डर 2 से ज्यादा है
तो हमने पहले भी इस बात को पढ़ा है कि उसमें दो तो एटलीस्ट होंगे, और वो दो होंगे उसके आइडेंटिटी एलिमेंट और जी खुद। इसका मतलब हो गया कि इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे, 2। ये हमारा आंसर है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट, है साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। यदि G एक परिमित चक्रीय ग्रुप है, तब G के कुल उपग्रुपों की संख्या वो कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ G के। क्योंकि अगर वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका ऑर्डर डिफाइन होगा, और वही ऑर्डर ऑफ G की वैल्यू होती है, यानी उसके अंदर कितने अवयव हैं। तो ऑर्डर ऑफ G के विभिन्न भाजकों की संख्या, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ G, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ G। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ G बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, कि G कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है इस प्रकार से कि ऑर्डर ऑफ G कितना रख लिया मैंने, एक बार 6 रख लिया। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। तो हमें G के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ऑर्डर ऑफ G के विभिन्न भाजकों की संख्या। तो 6 में भाजक कौन कौन है, देखो 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद है। 6 के कुल कितने भाजक हैं, 4 भाजक हैं। तो विभिन्न भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो इसके टोटल सब ग्रुप कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो जब G कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर हमें पता है, तो उसके टोटल डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स की संख्या उसका उपग्रुपों की संख्या को तय करता है, निश्चित करता है। ठीक है। अब देखो कई बार हम देखते हैं कि साइक्लिक ग्रुप कुछ इस प्रकार के दे दिए जाते हैं। साइक्लिक ग्रुप कुछ इस प्रकार से दे दिए जाते हैं, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू, मान लो आइडेंटिटी, बी ए साइक्लिक ग्रुप। कई बार हमें साइक्लिक ग्रुप यानी चक्रीय ग्रुप कुछ इस प्रकार से दे दिए जाते हैं। और मान लो ये क्वेश्चन पुट कर लिया, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, तब उपग्रुपों की संख्या कितनी होगी। तो इसका जवाब कैसे निकालेंगे, देखो क्योंकि इसके अंदर अवयवों की संख्या 10 है, जैसे आप ए रेज टू द पावर 11 करोगे इनमें से कोई ना कोई अवयव मिल जाएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है, ऑर्डर ऑफ G कितना है, 10, और 10 के डिवाइजर्स कौन कौन है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 खुद है। कुल कितने आ गए, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना हो गया, 4। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा पहले करवाया हुआ है कि अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जनरेटर कैसे फाइंड करोगे। प्रीवियस एक लेसन है उसको देख सकते हैं आप, फिर भी आपको याद दिला देता हूं। जब कोई ऐसा साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके जनरेटर होते हैं इन 10 के सापेक्षिक अभाज्य संख्या, रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर फाइंड करो। तो 10 के सापेक्षिक अभाज्य संख्या कौन कौन है, देखो 1 हो जाता है, 3 हो जाता है, 7 हो जाता है और 9। इन सबको एक ही पावर में लगा देते हैं, यानी a हो गया a रेज टू द पावर 3, a रेज टू द पावर 7, a रेज टू द पावर 9। ये सब इसके जनरेटर हैं, सब इसके जनरेटर्स हैं, यानी जनक अवयव हैं। तो ये मेरा प्रीवियस क्लास में आपको बताया हुआ है, बस क्योंकि ये चीज यहां लिंक कर रही थी तो मैंने इसको रिवाइज करा दिया। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी उपग्रुपों के ऊपर पूछे जाते हैं। अब लास्ट है इसमें सब ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स।
यानी उपग्रुप के अभिलाक्षणिक। लास्ट इसमें टॉपिक यही आता है, तो आप हेडिंग लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबग्रुप्स, उपग्रुप के अभिलाक्षणिक। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं सब ग्रुपों के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यदि G आपको कोई ग्रुप दे रखा है तो H उसका नॉन एम्प्टी सबसेट होने के बाद अगर वो एक कंडीशन को फॉलो कर जाए तो भी सब ग्रुप होता है। और वो कंडीशन है, मेंशन कर रहा हूं यहां पे, कि ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय H उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि और केवल यदि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, यानी H के दो एलिमेंट लेने पर अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, A स्टार B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये स्टार वही बाइनरी ऑपरेशन है जो G के ग्रुप होने पर होती है। ठीक है ना, तो ये इसका महत्वपूर्ण, यानी G का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट H सब ग्रुप कहलाता है इफ एंड ओनली इफ वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। दूसरा है परिमित ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय H उपग्रुप होता है। एक क्लोज डाल दिया मैंने कि G एक फाइनाइट ग्रुप है, तब आपको इतना भी नहीं करना, तब सिर्फ ये देखना है कि H में वो स्टार संक्रिया बाइनरी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है ना। उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, A स्टार B बिलोंग्स टू H। तब सिर्फ इतना सा चेक करना है, लेकिन क्लोज क्या है इसमें मेन, कि वो ग्रुप परिमित होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट्स, यदि H1 तथा H2 ग्रुप G के उपग्रुप हैं, तब H1 इंटरसेक्शन H2 भी ग्रुप G का उपग्रुप होता है। यानी दो उपग्रुपों का, या कितने भी मान लीजिए, ठीक है ना, n है आपके पास, तो दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन भी एक सबग्रुप होता है। लेकिन यूनियन में जरूरी नहीं होता। आप इसको अलग भाषा में यह भी लिख सकते हो, किसी ग्रुप के उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी ग्रुप का उपग्रुप होता है। यूनियन की बात करें तो यूनियन में हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्लोज हम लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और भी आएंगे इसके अंदर। फोर्थ नंबर, तो यहां लिख देता हूं, ग्रुप G के उपग्रुप H1 तथा H2 हैं, तब H1 यूनियन H2 भी इसका उपग्रुप होगा यदि या तो H1 H2 का सबसेट हो या फिर H2 H1 का। इसको ये भी कह सकते हो कि दो
ग्रुपों के यानी एक ग्रुप के दो उपग्रुपों का संघ यानी कि यूनियन भी उपग्रुप होता है यदि कोई एक उपग्रुप दूसरे में अंतर्विष्ट हो, यानी या तो H1H2 का सबसेट हो या H2H1 का। ठीक है, एक क्लोज ये आ गया इसमें। लास्ट इसमें हम एक और लिख देते हैं 5th नंबर, तो मैं इनको इरेज कर देता हूं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ग्रुप जी का अवयव ए है तो समूचे H इक्वल टू A रेज टू द पावर n बिलोंग्स टू Z भी ग्रुप जी का उपग्रुप होता है। ऐसे जो सेट होते हैं ना वो भी हमेशा उपग्रुप बनाते हैं। जरूरी ये है कि ये जो ए अवयव है ये जी का होना चाहिए। अब देखो इन कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से सही होते हैं। तो शुरू की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो आप किसी भी सेट के ऊपर लगा के देख सकते हैं। यहां मैं आपको बताता हूं H1 इंटरसेक्शन H2 और यूनियन वाली जो कंडीशन है वो समझा देता हूं। जैसे मान लो आपने जी है ना ग्रुप, उसकी जगह तो ले लिया Z प्लस, यानी ये क्या है एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। अब इतना पता होने के बाद, क्योंकि आप जानते हो H1 यानी कि Z प्लस इसका सब ग्रुप होता है, खुद तो ये है ही, तो इसमें कौन कौन एलिमेंट है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश सो ऑन। H2 यानी कि 2Z प्लस, इसमें एलिमेंट आ जाते हैं -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। एक और ले लेते हैं H3, इसमें मैंने रख लिया 3Z प्लस, तो -9, -6, -4, 0, सॉरी -3, 0, 3, 6, 9। ये सब इसके सब ग्रुप्स होते हैं। अब H1 इंटरसेक्शन H2 ले लेते हो अगर अपन, तो देखो H1 इंटरसेक्शन H2 या H2 इंटरसेक्शन H3 कोई भी ले सकते हैं। तो इसके इंटरसेक्शन से कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बाहर, देखो इनमें -2, 0, 2, 4, 6 ये सब कॉमन आ जाएंगे, मतलब -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। और हम ये जानते हैं कि ये क्या होता है उपग्रुप होता ही है। H2 इंटरसेक्शन H3 ले लें तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे, देखो 6 वाले इसमें दोनों में कॉमन है, -6 फिर -12, यानी इस तरह के एलिमेंट आ जाएंगे -12, -6, 0, 6, 12। इनमें किसी भी एलिमेंट को चेक कर लो, प्लस के लिए वो ग्रुप बनाते हैं। किन्हीं को भी जोड़ोगे समवर्तता भी होगी, साचर्यता भी, तत्समक और प्रतिलोम, सभी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। यानी इंटरसेक्शन जो है कोई भी दो उपग्रुपों का वो हमेशा उपग्रुप ही बनाता है, सब ग्रुप बनाता है। लेकिन बात कर रहे हैं यूनियन की, अगर हम बात करें इनके यूनियन की, तो क्या ये कंडीशंस फॉलो होती हैं। कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया H2 यूनियन H3। पहले मैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन समझा रहा हूं। इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, -2, -4, 6, कुछ जो आपको दिख रहे हैं उनके आधार पे ले लेते हैं अपन। देखो -9 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -4 भी आ जाएगा, -3 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, 0, 2, 3, 4, 6, 9 कुछ दिखा देते हैं जिनके आधार पे हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर हमें चेक करना है कि क्या ये प्लस के लिए ग्रुप बनाते हैं। तो कंट्राडिक्शन के लिए देखो
मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया 3, एक ले लिया -2 यहां से, या 2 और 3 ले लिए, कोई भी दो एलिमेंट ऐसे ले लो जिनका प्लस करने पे, सम करने पे वो एलिमेंट इसमें ना हो। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो ग्रुप बना है, ये जो समुच्चय बना है, ये प्लस के लिए समवर्तता गुणधर्म का पालन भी नहीं करता, क्योंकि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होता है, जो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब इसमें बाइनरी ही नहीं है, तो ग्रुप कहां से होगा? उपग्रुप की सारी कंडीशन कैसे फॉलो करेगा? समझ रहे हैं? अच्छा, यूनियन कब करता है? यूनियन तब करता है जब कोई एक उपग्रुप दूसरे में अंतर्विष्ट हो, पूरी की पूरी तरह से कंटेन करे। देखो H2 है वो H1 में पूरी तरह से कंटेन कर रहा है, H3 पूरी से तरह H1 में कंटेन कर रहा है। हाँ, तो H1 यूनियन H2 है, वो ग्रुप की कंडीशन को फॉलो कर देगा। H1 H3 भी कर देगा। करेगा तब जब कम से कम एक दूसरे में अंतर्विष्ट करते हैं। तो आप देख लेना, H1 यूनियन H2 करोगे तो इसमें कौन आ जाएगा? देखो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना, क्योंकि इसमें भी वही है जो इसमें पहले से अवेलेबल है। तो ये का ये सेट बन जाएगा जो प्लस के लिए पहले से ग्रुप है। तो मैंने आपको कुछ क्लोज बताए हैं लास्ट में, उनको ध्यान दें। अगर हो सके तो उनको डायरेक्ट भी याद करें। आप कंपटीशन में सीधे काम में आते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर Hg का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है तो H ग्रुप होगा G के लिए सब ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, अगर सिर्फ एक कंडीशन फॉलो कर दें, A और B अगर H में है तो A स्टार B इनवर्स B H में आ जाए। परिमित है अगर G तो H उसका उपग्रुप हो जाएगा अगर A स्टार B H में कंटेन करे। ठीक है, उसके बाद मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन की कंडीशन बताई और लास्ट बताया H इक्वल्स टू A रेज टू द पावर n फॉर n बिलोंग्स टू Z। ये हमेशा उपग्रुप होता है G का, बशर्ते A अवयव G का होना चाहिए। ओके स्टूडेंट।